हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 पार्ट नंबर 2। ये है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हमने ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आई होप आपको फर्स्ट वीडियो इसका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन रिसोर्स किसी कंट्री के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। हमने पिछली बार इसमें डिस्कशन किया, ठीक है। तो आप लोगों को पार्ट 1 अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो पार्ट 1 ज़रूर देखना चाहिए ताकि बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आ जाए। ओके, तो चलिए पार्ट 2 को शुरुआत करते हैं। पार्ट 2 ह्यूमन रिसोर्स। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ आपको, मेन चीज़ें कि इंडिया ह्यूमन रिसोर्स एक्चुअली मानव संसाधन होता है और किसी भी कंट्री के लिए ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो हेल्दी और एजुकेटेड और मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं वो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स को बहुत अच्छे लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए MHRD डिपार्टमेंट बनाया गया है। MHRD डिपार्टमेंट की फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये 1985 में बनाया गया था और इसका एम है कि इंडिया के लोगों के स्किल्स को इम्प्रूव करना बड़े लेवल पे, ठीक है। ओके, अब हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो है वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो सबसे ज़्यादा आप देखा आपने कि हमने ये डायग्राम पढ़ा था कि एक कमाल की बात ये थी कि वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को देखें तो हमें ये समझ में आता है कि दुनिया की 90% पॉपुलेशन सिर्फ 10% हिस्से पर रहती है। यानी कि यही एक बड़ी समस्या है कि अगर सारी अर्थ के पूरे लैंड कवर पर अलग अलग दूर दूर लोग होते तो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्या है कि 10% लैंड पर दुनिया की 90% आबादी रहती है, तो ये बड़ी मुश्किल वाली बात है। ओके, अब जरा बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से में। तो हमने इस डायग्राम से समझ लिया था कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में पाई जाती है, यानी कि 61 पीपल पर 100 के अकॉर्डिंग ये देखा तो इसके हिसाब से सबसे ज़्यादा एशिया में। दूसरे नंबर पे हमने जो है 13 जो नंबर जिसको अफ्रीका की बात हुई थी कि अफ्रीका में, उसके बाद एशिया और अफ्रीका, फिर उसके बाद में आता है यूरोप का नंबर जिसमें 12 पीपल पर 100 और उसके बाद बारी बारी फिर सेंट्रल और साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका और फिर ओशनिया कंट्री बारी बारी। ओशनिया कंट्री में बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। हमने पिछली बार ये भी देखा था कि दुनिया की 60% पॉपुलेशन केवल 10 कंट्री में रहती है। ये हमने देखा, वो 10 कंट्री के बारे में हमने बात की। फर्स्ट कंट्री चाइना, सेकंड नंबर पे इंडिया, थर्ड नंबर पे USA और 4 नंबर पे हमने इंडोनेशिया की बात की। यानी कि 1 चाइना, नंबर 2 इंडिया। चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, और इंडिया में सेकंड नंबर पे। आप ये फिगर देख सकते हो कि 1.36 के आसपास, ये देखिए 1.36 के आसपास पॉपुलेशन लगभग किसकी है, चाइना की है। और उसके बाद इंडिया का स्केल देखोगे आप तो इंडिया का स्केल लगभग यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ 1.21 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन हमारी है। उसके बाद देखोगे USA का नंबर, उसका स्केल यहाँ पर आ रहा है। फिर उसके बाद आप देखोगे इंडोनेशिया जो नंबर 4 पे है, अमेरिका नंबर 3 और इंडोनेशिया नंबर 4 कंट्री। ब्राज़ील नंबर 5 पे आता है, पाकिस्तान नंबर 6 पे, बांग्लादेश नंबर 7, रशिया नंबर 8 और नाइजीरिया नंबर 9 और जापान नंबर 10 पे। ये वो 10 कंट्री हैं जहां पर दुनिया की 60% पॉपुलेशन निवास करती है। यानी कि बाकी 208 कंट्री में से 10 कंट्री में से 60% और बाकी पे ये हमने समझ लिया था। बाकी यानी कि 198 कंट्री पर में लगभग इंडिया पूरे वर्ल्ड की 40% जनसंख्या, यानी पूरे वर्ल्ड की 40% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि रहती है। ओके, फिर हमने थर्ड पार्ट में ये भी देखा कि क्या रीज़न क्या होती है पॉपुलेशन डेंसिटी की पर एरिया वाइज 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितनी जनसंख्या वहाँ पर रह रही है, उसको हम उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कह सकते हैं। तो शहरों में ज़्यादा लोग रहते हैं ऑब्वियसली, और गाँवों में थोड़े दूर दूर लोग बसे होते हैं, तो गाँवों की पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है और शहरों की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इंडिया की अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो ये 2001 के डाटा थे 324 और 386 लगभग 11 के 2011 के अकॉर्डिंग डाटा है। ओके, और पूरे वर्ल्ड की देखें तो वो कितना है 45% पर स्क्वायर किलोमीटर है। और अब अगर 2011 के डाटा देखें तो 51% पर स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। ये देखिए 2001 के डाटा के अकॉर्डिंग चल रहा है और मैं 2011 के डाटा बता रहा हूँ, ये 2011 का डाटा है
और ये भी 2011 का डाटा है। ओके, ये 45 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर पूरे वर्ल्ड का, ये 2001 का डाटा है। और इंडिया वाला 325, ये 324, ये भी जो 2001 का है। ओके, अब जरा बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर ज़्यादा पॉपुलेशन या कम पॉपुलेशन कहीं पर है तो उसके लिए क्या रीज़न है, कहीं पर कम कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन तो उसके पीछे क्या रीज़न है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की। ये देखिए, ये 2-3 टाइप के फैक्टर होते हैं। पहले नंबर पे ज्योग्राफिकल फैक्टर, जिसमें हम बात करेंगे टोपोग्राफी की, कहीं पर कैसी जगह, कहीं पर कैसी जगह, यानी कि टॉप यानी धरती का धरातल, उसके ऊपर जिस टाइप के लैंड फॉर्म्स मिल रहे हैं उसी को टोपोग्राफी कहते हैं। आई रिपीट माई पॉइंट, धरती का धरातल यानी कि अर्थ सरफेस, उसको हम टॉप माने, और उस धरातल के ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर जिस टाइप के जो है लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं, हिल्स है, माउंटेन है, तो उसको उसकी टोपोग्राफी कह देते हैं। तो पहला हम यहाँ डिस्कशन करेंगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसा ज्योग्राफिकल फैक्टर होगा वहाँ पे वैसी ही पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होगी। दूसरा फैक्टर काम करता है यहाँ सोशल एंड कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो चलिए बारी बारी समझ लेते हैं कि कैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर किसी जगह की पॉपुलेशन को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं, कि कम या ज़्यादा कहीं पर है तो क्यों है। तो देखिए, पीपल जितने भी हैं पूरे पुराने टाइम से ही, यानी कि पुराने समय से ही लोग उसी जगह को प्रीफर करते हैं जहाँ प्लेन होते हैं। प्लेन्स में रहने के लिए हमेशा प्रीफर करें हैं। और माउंटेन और प्लाट्यू जो कि टफ सिचुएशन के होते हैं, ना तो वहाँ पे फार्मिंग हो सकती है, ना मैन्युफैक्चरिंग का काम बहुत ज़्यादा हो सकता है, और ना वहाँ पर सर्विस एक्टिविटी उतनी हो सकती है जितनी कि प्लेन एरिया पे होती है। तो इसका मतलब प्लेन एरिया इज़ सूटेबल फॉर पॉपुलेशन, यानी कि वो पॉपुलेशन के लिए अच्छे होते हैं। अब एग्जाम्पल ये दे रखा है, गंगा प्लेन एरिया बहुत ज़्यादा खचाखच भरा पड़ा है, ये जो हमारी इंडिया का है। और अगर पूरे वर्ल्ड वाइड देखें तो फिर ऐसे माउंटेन जो कि पूरे वर्ल्ड में, कहीं पर एंडीज़ माउंटेन है, कहीं पर एल्प्स माउंटेन है इटली का, कहीं हिमालय इंडिया है, तो वहाँ पॉपुलेशन बहुत ही कम पाई जाती है। तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि टोपोग्राफी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोग कहीं पर ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। एक बार फिर बोल रहा हूँ, प्लेन्स पर ज़्यादा होगी प्लस, और जो माउंटेन और हिल एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन कम होगी माइनस। ठीक है, ओके। अब जरा बात करते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट में दो चीज़ें मेनली देखी जाती है, टेम्परेचर और रेनफॉल। तो देखो भाई, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये दो चीज़ें हैं किसी आदमी को कहीं पर रहने पर मजबूर करेगी या वहाँ से भगा देगी। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। जैसे कि लोग वहाँ नहीं रहना पसंद करेंगे, उस जगह को अवॉइड करेंगे जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट हो। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब बहुत ही गर्म एरिया हो या बहुत ही ठंडा एरिया हो। जैसे मैं ये कहूँ कि सहारा का डेजर्ट एरिया बहुत गर्म है। सहारा का टोटल एरिया देखें तो 8.54 होता है, लगभग 11 कंट्री को ये जो सहारा डेजर्ट टच करता है। अफ्रीका में है, दुनिया की सबसे गर्म जगह लीबिया जो कंट्री है, वहाँ पर अल अजीजिया कहते हैं कि 57.7 1922 में वहाँ पर टेम्परेचर नोट हुआ था डिग्री सेल्सियस। ओके, एक बार दोबारा सुनिए, मैंने जो बताया, सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे गर्म मरुस्थल है, 11 कंट्रीज़ की यहाँ बॉर्डर टच होते हैं, और ये इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, इतना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है ये, यानी कि इंडिया से तो बहुत बड़ा है। 88.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सहारा का है। लोग सहारा में बहुत ही कम रहते नजर आएंगे। फिर कुछ पोलर रीजन्स हैं, यानी कि ध्रुवीय प्रदेश है, वहाँ पर भी लोग रहना पसंद नहीं करते। जैसे रशिया के अंदर सबसे जो ठंडा वाला एरिया है वो साइबेरिया है। तो आप देखोगे रशिया का नॉर्दर्न पार्ट बहुत ही कम जनसंख्या वाला पार्ट है। फिर कनाडा भी ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी होती है, तो वो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट है, यानी कि बहुत ठंडा। और इसी तरह से एंटार्क्टिका भी बहुत ठंडा एरिया है, इसलिए लोग वहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर है मेरा कि जहाँ पर अच्छी टोपोग्राफी होगी, प्लेन एरिया होंगे, वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। जहाँ पर क्लाइमेट सूटेबल होगा वहाँ पर लोग रहना पसंद करेंगे। तो अब देखिए, नॉर्दर्न इंडिया हमारा जो है वो क्लाइमेट सूटेबल है और प्लेन एरिया है, तो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, ज़्यादा जनसंख्या है। ओके, इसी तरह से बहुत सारे एरिया हैं जो क्लाइमेटिक सूटेबल होते हैं। जैसे कि यूरोप का क्लाइमेट बहुत सूटेबल है, तो लोग वहाँ पर आराम से रहते हैं। जर्मनी का एरिया हो गया, फ्रांस का एरिया हो गया, या फिर ये कहें कि स्विट्जरलैंड एरिया हो गया, ये जनसंख्या वाले एरिया हैं। ओके, उसके बाद देखिए सॉइल, तीसरा फैक्टर जो जनसंख्या को कम या ज़्यादा कहीं पर है। देखो, सॉइल
में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सोइल जहाँ अच्छी होगी, फर्टाइल सोइल होगी, वहाँ एग्रीकल्चर अच्छी होगी, और जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी वहाँ पर ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया वो मिलेगा, गहरी जनसंख्या वहाँ पर मिलेगी। दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशन फ्लोराइज हुई है, जितनी भी सिविलाइजेशन बनी है, वो ज़्यादातर नदी किनारों के आसपास ही बनी है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, गंगा ब्रह्मपुत्र जो नदियाँ थी उनके आसपास ही इंडिया में बहुत सारी जो है सिविलाइजेशन हुई। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारे इंडिया में बड़ी फेमस रही है। पुराने टाइम से लोग इंडस वैली में रहते आए हैं, और इसी तरह गंगा ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया डेवलप हुआ है। तो जहाँ पर मिट्टी अच्छी होगी वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी, इसीलिए जनसंख्या वहाँ पर मिलेगी। ऑटोमेटिकली काम मिल जाएगा, एग्रीकल्चर करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह हवांगे एरिया, ये बहुत ही फेमस है चाइना का, जियांगजेंग, ये दोनों ही चाइना के बहुत फेमस एरिया है, इसलिए उस एरिया में चाइना की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है, हवांगे और चियांगजेंग ये एरिया। फिर ऐसा ही एरिया नाइल रिवर के आसपास है, जहाँ पर इजिप्ट में यानी कि सहारा के आसपास, तो वहाँ पर भी जनसंख्या फिर ज़्यादा मिलेगी। तो सोइल भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये ध्यान रखना, हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट टोपोग्राफी, दूसरा पॉइंट क्लाइमेट, और तीसरा पॉइंट सोइल। अब एक और पॉइंट आता है इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में, वो है पानी। भाई पानी बहुत ज़रूरी होता है, पानी तो हर चीज़ में काम आता है। तो लोग उसी जगह पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पर उनको मीठा पानी, फ्रेश वाटर आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो ऐसी जगह रिवर वैली हो सकती हैं, पूरे संसार में जितनी भी रिवर वैली है वहाँ पर लोग काफ़ी बड़े लेवल पे अपना जो है रेजिडेंस करते हैं, और ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पर पाई जाती है। जबकि जहाँ डेजर्टिक एरिया हैं, जैसे इंडिया का थार डेजर्ट है, अभी मैंने जो सहारा डेजर्ट की बात की, और इसके अलावा सहारा डेजर्ट की बात की, इसके अलावा कालाहारी डेजर्ट है, ऐसे बहुत सारे डेजर्ट है। इंडिया का थार डेजर्ट वेस्टर्न साइड में पड़ता है, और पाकिस्तान बॉर्डर पे थार डेजर्ट पाया जाता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ही कम पॉपुलेशन पाई जाती है बिकॉज ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो जहाँ पर पानी है वहाँ जनसंख्या है, जहाँ पानी नहीं वहाँ जनसंख्या नहीं है। ओके, तो उसके बाद देखिए मिनरल्स, अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, यानी कि खनिज। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कहीं पर खनिज निकल रहे हैं और बाकी कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो वो लोग वहाँ पर फिर भी एडजस्ट हो जाएंगे, माइनिंग करते हुए नजर आएंगे। मिनरल डिपॉजिट अगर कहीं पे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर एक सर्कुलेशन लोगों का होता चला जाएगा, और वो एरिया पॉपुलेटेड बनता चला जाएगा। जैसे हमारे इंडिया में आप देखोगे कि छोटा नागपुर प्लाट्यू है, कर्नाटका का एरिया है, कुद्रेमुख माइंस हैं, और झारखंड की माइंस हैं। वहाँ पर लोग इसलिए बसे हुए क्योंकि उनको वहाँ मिनरल्स निकालने का काम मिला हुआ है। ओके, तो इसी तरह एक और एग्जांपल ले रहे हैं डायमंड माइन, जो कि साउथ अफ्रीका में है। बहुत ही फेमस एरिया है, साउथ अफ्रीका में डायमंड निकाले जाते हैं। किम्बरले माइन, बहुत ही गहरी माइंस है, वहाँ पे बहुत सारे डायमंड और गोल्ड वगैरह खूब निकलता है वहाँ से। तो ये भी बहुत फेमस है, इसलिए आप साउथ अफ्रीका की जनसंख्या वहाँ देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ ऑयल, तेल यानी कि पेट्रोलियम की बात कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम जहाँ जहाँ निकलता है वहाँ पर लोग आसपास बसना शुरू कर देते हैं, और वो एरिया फिर पॉपुलेटेड होता चला जाता है। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि ज्योग्राफिकल फैक्टर किस प्रकार से पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को कम या ज़्यादा को इफेक्ट करते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर। देखो, सोशल का मतलब हुआ सामाजिक कारण। कुछ सामाजिक कारण होते हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वहाँ पर रहना पसंद करती है। जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे हिंदू समाज हो गया, मुस्लिम समाज हो गया, ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सब आदमी अपने ही समाज में रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जैसे सिख समाज हो गया, तो लोग क्या करते हैं, अपने समाज को ही प्रेफर करते हैं, उसी वजह से किसी खास एरिया में जनसंख्या रहना शुरू कर देती है। तो सामाजिक कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है कल्चरल फैक्टर्स। कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारण, ओके, सांस्कृतिक कारण भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर राजस्थान की संस्कृति लोगों को पसंद है, राजस्थान के लोगों को, तो वो राजस्थान में ही रहना पसंद करेंगे, भले ही उनको एक वीक के लिए या 2 दिन के लिए उनको माइग्रेट होना पड़े, या फिर परमानेंट रेजिडेंस वो वहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ उनकी संस्कृति नहीं होती है। तो एरिया वाइज अलग अलग एरिया की अलग अलग कल्चर होती है। कल्चर का मतलब होता है फूड, ठीक है, फूड स्टाइल, क्लोथिंग स्टाइल, लैंग्वेज, ये सब उसमें आती है। लैंग्वेज, ये सब सांस्कृतिक कारण में कल्चरल रीजन में माने जाते हैं। तो लोग वहीं रहना पसंद करेंगे जहां उनका कल्चर उनको सपोर्ट करता है, सीधी सी बात है। ओके, अब एक और पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण कई बार आदमी को मजबूर कर देते हैं
आर्थिक कारण जो होते हैं वो मजबूर कर देते हैं कि उसको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। अब जैसे राजस्थान की संस्कृति राजस्थान के लोगों को पसंद है, जो हरियाणा के लोगों को हरियाणा की संस्कृति पसंद है, लेकिन फिर भी जगह छोड़नी पड़ती है। तो उसका पीछे रीज़न होता है कमाई। जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है कहीं बाहर, या फिर कोई उसने फैक्ट्री डाल ली है कहीं जाकर, तो वो क्या है कि पैसे कमाने के चक्कर में वो वहाँ पर चले गए हैं। तो इकोनॉमिक फैक्टर भी किसी जगह पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए बारी बारी हम समझ लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको ये समझा दिया कि क्या क्या रीज़न है, फिर भी हम देख लेते हैं सोशल रीज़न में, यानी कि इसमें हाउसिंग फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके अलावा धर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। जैसे पुणे जो है एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छे लोगों को फैसिलिटी मिली हुई, तो वो क्या हो गया, एजुकेशन के लिए भी और हाउसिंग के लिए भी बहुत बढ़िया एरिया माना जाता है। तो लोग वहाँ पर बसना शुरू कर देते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होती चली जाती है। ओके, अब ज़रा बात करते हैं सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक में और आगे क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये 2 पॉइंट और क्लियर कर रहा है हमें कि कल्चरल में क्या है। तो कल्चरल पॉइंट्स में देखिए, यानी कि सांस्कृतिक कारण में, कि ये रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड होते हैं, धर्म और संस्कृति से रिलेटेड होते हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वाराणसी इसलिए फेमस है धर्म के लिए और कल्चर के लिए। जेरूसलम भी पवित्र भूमि मानी जाती है। वेटिकन सिटी इसी प्रकार के एग्जाम्पल है कि लोग अपने धर्म और अपने कल्चर को नहीं छोड़ना चाहते और फिर वहीं पर बसना ज़्यादा पसंद करते हैं। एक और फैक्टर देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इंडस्ट्रीज एरिया जहाँ जहाँ पर होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगाई गई है, या फिर कहीं पर कोई, मैं ये कहूँ कि भाई कोई फैक्ट्री वहाँ पर लग गई है, या फिर कोई ऐसी चीज़ें वहाँ पर है जो लोगों को सपोर्ट कर रही है, तो एम्प्लॉयमेंट मिल रही है लोगों को, या फिर जॉब मिली, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ उनको कोई उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया है, तो ये सब इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है किसी एक जगह की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनको जॉब मिल रही है, तो वो इम्पोर्टेंट है। जैसे जापान के अंदर ओसाका एक ऐसा ही एरिया है जहाँ लोगों को बड़े पैमाने पर जॉब मिल जाती है। मुंबई इंडिया का ऐसी जगह जहाँ पर लोगों को जॉब मिलती है। गुजरात, राजस्थान, एमपी और कर्नाटका, जो हरियाणा से भी बहुत सारे लोग मुंबई में काम करने के लिए गए। यूपी, बिहार भी मोस्टली मुंबई में आपको वहाँ के लोग मिल जाएंगे। ओके, तो इसीलिए ये 2 सिटी बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड बन गई है। ओके, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन में कितनी चीज़ें हैं, और ज्योग्राफिकल और हमें ये पॉइंट सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक फैक्टर हमें समझ आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए अब बात करते हैं पॉपुलेशन चेंज की। देखो अब इसको हम कहेंगे जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन, ठीक है। ये देखिए, ये जनसंख्या परिवर्तन का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो भी सीधी सी बात है, एक समय काल में जनसंख्या कम या ज़्यादा जरूर होती है। जैसे अब मान लीजिए 2021 चल रहा है और किसी जगह की जनसंख्या, किसी विलेज की जनसंख्या 5000 के लगभग है, तो 2022 में या तो ये कम हो जाएगी या ये बढ़ जाएगी। अगर बढ़ेगी तो उसके पीछे रीज़न होगा बर्थ, यहाँ पर नए बच्चों का, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी चाइल्ड जो यहाँ पर जन्म लिए, तो बर्थ की वजह से जनसंख्या में चेंजेस आएंगे, मतलब ये ग्रोथ होगी। या फिर वहाँ कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ी बात हो गई तो गाँव के लोगों की संख्या थोड़ी उसमें कम भी हो सकती है। तो डेथ भी एक बड़ा रीज़न होता है किसी जगह की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन चेंज में। इस पूरे पैराग्राफ में आपको यही समझाया जाएगा कि किस तरह से जनसंख्या में बदलाव देखे गए हैं। एक और बड़ा रीज़न है जनसंख्या में परिवर्तन का, वो है माइग्रेशन, यानी कि लोग इधर से उधर स्थान बदल लेते हैं, स्थानांतरण कर लेते हैं। ओके, तो स्थानांतरण कर लेते हैं तब भी जनसंख्या में परिवर्तन आ जाते हैं। तो देखिए पॉपुलेशन चेंज के बारे में बता रहे, पॉपुलेशन चेंज रेफर टू द चेंज ऑफ नंबर, की संख्या में बदलाव के कारण होता है। पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, एक खास समय में, जैसे मैंने आपको बताया एक खास समय में ये बदल जाते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन नॉट बीन स्टेबल, की जनसंख्या वर्ल्ड की कभी स्टेबल नहीं रही, ये लगातार बढ़ती रही है और मैनी फोल्ड, बहुत बड़े फोल्ड में बढ़ती रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है चेंजेस, ठीक है, बर्थ और डेथ रेट में चेंजेस आए हैं, तो इसी वजह से ये बढ़ती गई है। एक एग्जांपल आपको दिखा रहा है कि ह्यूमन हिस्ट्री का, कि इतनी ज़्यादा जनसंख्या आज क्यों हो गई है। तो देखिए 1800 में दिखाया गया कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, आराम से स्लोली बढ़ रही थी। लार्ज नंबर्स ऑफ बेबीज़ वर बोर्न, फिर उसके बाद बड़ी संख्या में बच्चों का जन्म होने लगा और जल्दी वो मरने भी लगे, मतलब कि हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी स्टार्टिंग में। अनएजुकेटेड पीपल थे
और बहुत अच्छी हेल्थ फैसिलिटी भी नहीं थी। देखो दिखाया हुआ है, दिस वाज एज देर वर नो प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़, कि ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। सफिशिएंट फूड, लोगों के पास खाना पूरा नहीं होता था। नॉट अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल्स, कि खाना सबके लोगों के लिए नहीं होता था। तो ये मल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण का शिकार हो जाते थे। किसका शिकार हो जाते थे? मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन ये एक टर्म होती है कि जब आदमी जो कुपोषण का शिकार हो जाए तो वो डेथ का रीज़न बनती है। ओके, फार्मर वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ टू मीट फूड रिक्वायरमेंट टू ऑल द पीपल्स। फार्मर इतना नहीं उगा पाते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा जो है फसल नहीं होती थी उस टाइम में, क्योंकि मॉडर्न तरीके यूज़ नहीं किए जाते थे और प्रोडक्शन डाउन ही रहता था। इसका रिजल्ट ये होता था कि पॉपुलेशन बहुत उस समय तक 1800 तक बहुत ही कम थी। ये देखिए 1800 तक पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन उसके बाद में लोगों ने एग्रीकल्चर करने के नए नए तरीके निकाले और लगातार पॉपुलेशन जल्दी जल्दी बढ़ने लगी। 1820 के आसपास देखा जाए, 1820 के आसपास, तो वर्ल्ड पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। 1 बिलियन पॉपुलेशन 1820 के आसपास देखी गई। उसके बाद 150 साल के बाद आप देखोगे 1970 के आसपास 150 साल के बाद वर्ल्ड की पॉपुलेशन 3 बिलियन हो गई, 3 गुना हो गई। यहाँ देख सकते हैं आप 3 बिलियन हो गई है। ओके, और ये 3 बिलियन पॉपुलेशन बहुत बड़ा एक स्केल था। देखिए 3 गुना, सिर्फ 150 साल में 3 गुना। इसका हिसाब लगाया जाए तो 50 साल में 1 बिलियन बढ़ गई, यानी कि 150 साल में 3 बिलियन हो गई, 50 साल में जो है एक गर्म पानी, ठीक है, तो 3 बिलियन हो गई। फिर लगातार पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता गया, धीरे धीरे जनसंख्या फिर बढ़ती चली गई। 99 के आसपास सिर्फ 29 ईयर में, अब यहाँ देखिए 150 साल के अंदर तो कितनी हुई, 150 में तो 3 बिलियन हुई, ये देखिए। और अगले यानी कि सिर्फ 20-30 साल में, 30 साल में ही आप देखोगे, 30 साल से भी कम समय में ये डबल हो गई। कमाल है। यानी कि अगले 30 साल में 99 में ये देखा गया कि ये 3 बिलियन से बढ़कर 6 बिलियन हो चुकी थी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कितने बड़े लेवल पे हुआ है। पूरे संसार की जनसंख्या एकदम से 30 साल में कितनी जल्दी बढ़ गई, 6 बिलियन हो गई। और इसका एक रीज़न था इतनी जल्दी से जनसंख्या क्यों बढ़ गई, क्योंकि उस समय लोगों के पास अच्छी फूड सप्लाई लोगों को मिलने लगी और जो है मेडिसिन फैसिलिटी मिलने लगी, लोगों को मरने से बचाया गया, डेथ कम होने लगी लोगों की, और नंबर ऑफ बर्थ बढ़ने लगे, वो भी हाई हो गए। इसी वजह से दुनिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली गई। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, एक बार दोबारा स्टडी कर लीजिए। 1820 में केवल 1 बिलियन, 1970 में 150 साल में 3 बिलियन हुई, और फिर 99 में लगभग ये 30 साल में ही डबल हो गई, 6 बिलियन पे चली गई। ओके, अब एट प्रेजेंट दुनिया की पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन मानी जाती है। एट प्रेजेंट 2021 में वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन हो चुकी है, और आने वाले 2025 तक ये 9 बिलियन के लगभग पहुंच जाएगी, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। ओके, अब देखिए उसके बाद बर्थ जो होती है, यानी कि जन्म जो होता है, ज़्यादातर बर्थ रेट से मापा जाता है। इसका मतलब बच्चों का जन्म, नंबर ऑफ लिव बर्थ, यानी कि 1000 लोगों पे जिंदा बच्चों की संख्या जो इस साल जन्म लिए और उनमें से कितने बच पाए, वो जो है नंबर ऑफ जो है बर्थ मानी जाती है पर 1000 पीपल्स। तो डेथ रेट पर 1000 पीपल ही कैलकुलेट किया जाता है, पर 1000 पीपल्स पर ही कैलकुलेट किया जाता है बर्थ रेट। डेथ रेट भी बिल्कुल उसी तरह ही है, जैसे जो बर्थ रेट होती है वो भी 1000 पे ही कलेक्ट की जाती है, उन्हीं पे मेज़र की जाती है, उसको डेथ रेट कहते हैं कि 1000 लोगों पर जो है कितने लोगों की पर ईयर डेथ हुई है, तो डेथ रेट देखा जाता है। और तीसरा रीज़न मैंने बताया कि पॉपुलेशन चेंज में एक और बड़ा रीज़न होता है, वो माइग्रेशन होता है। तो लोग इधर से उधर आते हैं एक दूसरे एरिया में, गाँव के लोग विलेज पीपल्स जो है शहरों में जाते हैं, और शहर के लोग कई बार गाँव में बसने के लिए आते हैं, या फिर कई लोग विलेज टू विलेज भी जो है कई बार माइग्रेशन कर लेते हैं, कुछ लोग सिटी टू सिटी भी माइग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरह से वो अलग अलग सिस्टम होता है। तो ये कुछ रीज़न है पॉपुलेशन चेंज के। ओके, अब जरा बात करते हैं, अगर बर्थ और डेथ जो है ये दोनों नेचुरल काजेज होते हैं किसी जगह की पॉपुलेशन बढ़ने के लिए, ठीक है। तो अगर बर्थ रेट और डेथ रेट में अगर हम डिफरेंस बना लें या उनमें से डिफरेंस तैयार कर लें, तो डेफिनेटली वो हमें नेचुरल ग्रोथ रेट किसी एरिया की पता चल जाती है, किसी कंट्री की या उसकी जो है
कैलकुलेशन हमें मिल जाती है। जैसे मैं ये कहूँ कि अगर किसी गांव की जनसंख्या 5000 थी 2021 में और 2022 में आकर ये 5000 से 5500 हो गई है, 5500 हो गई है, तो एक्चुअल में 500 लोग बढ़े हैं। मतलब कि वहाँ पर या तो माइग्रेशन की वजह से या फिर बर्थ की वजह से वहाँ 500 लोग बढ़ गए हैं। लेकिन हो सकता है वहाँ पर 200 की उस साल में डेथ हो गई हो किसी भी वजह से, बच्चों की डेथ हो गई हो या बूढ़ों की डेथ हो गई या मीडियम एक्सीडेंट हो गया कुछ या कोई और बड़ी बात हो गई है। अगर 200 वहाँ पर डेथ हो गई है तो एक्चुअल में 300 लोग ही बढ़े, चाहे वो माइग्रेशन से मान लीजिए, चाहे वो बर्थ रेट से मान लीजिए, किसी भी वजह से मान लीजिए, वो 300 लोग ही बढ़े हैं और वही उस एरिया की नेचुरल ग्रोथ रेट है। वैसे ज़्यादातर नेचुरल ग्रोथ रेट जो है बर्थ रेट से ही मापी जाती है, इसमें माइग्रेशन को काउंट हम कई बार नहीं करते। तो जैसे डेथ रेट और जो डेथ रेट होती है और डेथ रेट और बर्थ रेट का डिफरेंस जान लेते हैं। ओके, डेथ और बर्थ का डिफरेंस जानने के बाद उस एरिया की हमें एक्चुअल नेचुरल ग्रोथ पता चल जाती है। तो देखिए पॉपुलेशन लगातार बढ़ती चली जाती है वर्ल्ड में ड्यू टू रैपिड इंक्रीज ऑफ नेचुरल ग्रोथ, कि अगर नेचुरल ग्रोथ कम नहीं होती है तो डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी। ओके, माइग्रेशन बहुत बड़ा रीज़न नहीं होता, क्योंकि अगर एक कंट्री में ही लोग एक स्टेट से दूसरे कंट्री में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ही कंट्री में अगर माइग्रेशन कर रहे हैं तो कंट्री की पॉपुलेशन पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंट्री की टोटल पॉपुलेशन काउंट की जा चुकी होती है। इसी तरह एक स्टेट के लोग अगर अपने ही स्टेट में अगर माइग्रेशन करते हैं, जैसे हरियाणा में कोई भिवानी डिस्ट्रिक्ट से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अगर माइग्रेट करता है तो उससे कोई हरियाणा की जनसंख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस एरिया की टोटल पॉपुलेशन काउंट की जा चुकी है। किसी भी एरिया की पॉपुलेशन पे सबसे बड़ा जो असर होता है उसकी नेचुरल ग्रोथ का असर होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ का एक डायग्राम दिखाया गया आपको कि किस तरह से ये बहुत बड़े लेवल पे थी। 500 BC में पूरी दुनिया की जनसंख्या, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यानी कि 500 साल 500 BC में ये लगभग 100 मिलियन ही थी केवल। ओके, फिर 0 सेंचुरी में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के आसपास ये कितनी हो गई, 170 मिलियन। 1000 AD के आसपास, AD एनो डोमिनी, इसके बाद में 0 सेंचुरी के बाद एनो डोमिनी शुरू हो जाएगा, तो उस समय 265 मिलियन थी। फिर ये बड़ी 1500 के आसपास ये 425 मिलियन हो गई। फिर 1800 के आसपास ये 900 मिलियन बढ़ी। देखो अब यहाँ से तेज़ी आई है, यहाँ से काफ़ी तेज हो चुका है, यानी कि इन 500 साल में ये देखिए यहाँ पर 500 साल में लगभग ये डबल भी नहीं हो पाई थी, और यहाँ 400 साल में ये डबल से भी ज़्यादा हो गई है। फिर 1800 से 1900 केवल 100 साल में, 100 ईयर में ये जो है 1.5 गुना से भी ज़्यादा हो गई है। ठीक है, 1625 मिलियन हो गई है। और 50 साल में, अगले 50 ईयर में आप देखोगे 50 साल में यहाँ पर ये बढ़कर कितनी हो गई, ये देखिए 1625 से 2500 मिलियन लगभग हो गई है। ओके, और 1975 के आसपास अगले 25 साल में देखें तो ये देखिए ये लगभग जो है कितनी ज़्यादा 39 मिलियन हो गई। देखो ग्रोथ देखो कितनी ज़बरदस्त हो रही है, यहाँ से ग्रोथ लगातार बढ़ती जा रही है और टाइम कम ले रही है। जनसंख्या जल्दी जल्दी बढ़ रही है, टाइम कम ले रही है। अब देखिए उसके बाद में 1975 के बाद 1999 में ये पॉपुलेशन बढ़कर 6 मिलियन हो गई, जैसे कि हमने देखा भी था। और उसके बाद देखिए अब एक और डाटा 2025 तक का डाटा दे रहा है हमें, और अगर 6 मिलियन है तो डेफिनेटली ये 8 मिलियन 85-25 मिलियन के लगभग हो जाएगी, यानी कि 8.5 मिलियन के लगभग ये 25 तक हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी। तो ये बहुत बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वर्ल्ड में होने वाला है। एक ग्लोसरी में देखिए एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिखाई गई है कि जब कहीं किसी एरिया में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वहाँ की एवरेज एज क्या चल रही है उसको हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ ईयर दैट एवरेज पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव, कि उस कंट्री में, उस एरिया में कि भाई जब वो कोई बच्चा जन्म ले रहा है तो वहाँ पर एवरेज एज क्या चल रही है। जैसे हमारी इंडिया में 65 या 60 या 65 एज के लगभग एवरेज एज है, यहाँ डेथ की ये एवरेज एज है। तो ये दिखाया गया है कितना 62 65 ये यहाँ की एवरेज एज है। ओके, तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने
पॉपुलेशन ग्रोथ को समझ लिया है। ओके, और अब देखिए यहाँ पर जो है दिखाया गया कि किस तरह से माइग्रेशन होता है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पेज हम देखें तो यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये देखिए डेथ रेट घट रही है और बर्थ रेट बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन डेफिनेटली इंक्रीज होगी। बर्थ रेट ज़्यादा हो जाए डेथ रेट से तो पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। और बर्थ रेट और डेथ रेट इक्वल हो तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बराबर सी चलेगी, स्टेडी हो जाएगी। ये देखिए अगर सेम हो जाए, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों सेम हो जाए तो पॉपुलेशन रुक जाएगी, स्टेडी हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रोथ होगी। और अगर डेथ रेट बढ़ जाए तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। डेथ रेट मोर देन बर्थ तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ऐसा तब होता है जब कहीं पर बड़ी एपिडेमिक आ जाती है या कोई बड़ी महामारी आ जाती है तो एकदम से डेथ रेट यानी कि जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है। ओके, जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई है। एक यहाँ पर ग्लोसरी में देखिए, ग्लोसरी से पहले एक बार जरा यहाँ देख लीजिए, पीपल माइग्रेशन ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी जगह की पॉपुलेशन चेंज में। तो देखिए माइग्रेशन इज यानी कि स्थानांतरण करती है लोग इधर से उधर, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। अनदर वेट बाय विच पॉपुलेशन साइज कैन चेंज, की पॉपुलेशन साइज चेंज होता है। पीपल में मूव इन कंट्री एंड बिटवीन द कंट्री, एक कंट्री से दूसरे कंट्री या अपने ही कंट्री के अंदर लोग इधर से उधर माइग्रेट होते हैं। एक होता है इमिग्रेंट्स, ओके, और एक होता है इमाइग्रेंट्स। तो देखिए अब इमिग्रेंट और इमाइग्रेंट में क्या अंतर है। इमाइग्रेंट का मतलब है लोग एक कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में जाकर रहने लगे हैं, ठीक है। और इमिग्रेंट का मतलब है कि कोई दूसरे कंट्री को छोड़कर हमारे कंट्री में आकर जो है रहने लगा है। जैसे मैं ये कहूँ कि राम है, अगर राम हमारे इंडिया को छोड़कर जो लंदन चला जाता है तो उस समय राम का इंडिया छोड़ना इमाइग्रेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इमाइग्रेशन। और अगर मैक या और कोई आदमी लंदन को छोड़कर हमारी इंडिया में आके रहने लग जाए तो हम ये कहेंगे इमिग्रेशन। जैसे कि 1947 में हम ये कहें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान वेस्ट और ईस्ट से बहुत सारे लोग यहाँ पर इमिग्रेशन हो गया था, बहुत सारे लोग उधर से इधर आ गए थे, तो इंडिया की पॉपुलेशन लगातार बढ़ गई थी। ऐसा पाकिस्तान बंटवारे के समय भी हुआ, जब यहाँ के लोग छोड़कर मुस्लिम यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान में चले गए तो उस समय इमाइग्रेशन भी हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों टर्म हमें याद रखनी है। साइड में यही दिखाया गया था। इमिग्रेशन का मतलब है एक आदमी जब किसी कंट्री में एंट्री करता है, आ जाता है वहाँ पर, तो वो इमाइग्रेशन है। और जब एक आदमी किसी कंट्री को छोड़ देता है वो क्या होता है? इमिग्रेशन होता है, ठीक है। छोड़ना इमाइग्रेशन और आना इमिग्रेशन हो गया। ओके, अब जरा बात करते हैं कंट्री। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ऐसा कंट्री है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बड़ी संख्या में इन माइग्रेशन हुआ है, यानी कि इमिग्रेशन हुआ है, लोग वहाँ पर जाकर बड़ी संख्या में बस गए हैं, ठीक है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में इधर उधर से लोग इंडिया या आसपास के एरिया से, अफ्रीका वगैरह से लोग वहाँ पर जाकर रहने लगे हैं। और सूडान एक ऐसा कंट्री है जहाँ से लोग कंट्री को छोड़ गए हैं बहुत बड़ी संख्या में, तो वहाँ पर पॉपुलेशन का लॉस बड़े लेवल पे हुआ, तो इसको हम कहते हैं आउट माइग्रेशन। भाई इन माइग्रेशन इमिग्रेशन और आउट माइग्रेशन इमाइग्रेशन हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये दोनों एग्जाम्पल हमें समझ लेने हैं। ओके, अब देखिए एक ट्रेंड की बात कर रहा है कि जनरल ट्रेंड देखा जाए तो अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन का, तो वो क्या होता है कि जो लेस डेवलप्ड कंट्री होते हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं हो पाए हैं, उनसे लोग निकलकर ज़्यादा डेवलपिंग वाले कंट्री में चले जाते हैं, जहाँ पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वहाँ चले जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जैसे बांग्लादेश से लोग निकलकर फिर लंदन जाकर रहना शुरू कर दें, यानी कि जो है इंग्लैंड में जाकर रहना शुरू कर दें, तो ये जो लेस डेवलप्ड कंट्री से डेवलप्ड स्टेट की तरफ यानी कि इंग्लैंड की तरफ जाकर वो रहने लगे हैं। ओके, तो ये क्या हो गया? एक ट्रेंड बना हुआ आज के दिन, ठीक है। ऐसा लोग क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छी इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनको इन यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलती है। ओके, और हम एक ही कंट्री के अंदर भी बड़ी संख्या में लोग माइग्रेशन करते हैं। जैसे रूरल एरिया से, गांव के क्षेत्रों से निकलकर लोग अर्बन एरिया में चले जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको वहाँ पर शहरी क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, एजुकेशन मिल रही है और हेल्थ फैसिलिटी उनको वहाँ पर मिल रही है। तो ये बहुत बड़ा लेवल होता है, ठीक है। ओके, अब जरा देखते हैं कि पॉपुलेशन के पैटर्न क्या हैं, पैटर्न्स क्या हैं पॉपुलेशन चेंज के। ओके, पॉपुलेशन
के पैटर्न्स जो हैं हम वीडियो 3rd में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। तो अब हम पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज 3rd वीडियो में पढ़ेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कैसे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन पैटर्न चेंज हुए हैं, वर्ल्ड मैप के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज हुआ है, इसको भी हम स्टडी करेंगे पार्ट नंबर 3 में। पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होती है, ये भी हम पार्ट 3 में डिस्कशन करेंगे, क्या होती है पॉपुलेशन कंपोजिशन। और फिर उसके बाद पॉपुलेशन पिरामिड को स्टडी करेंगे। देखिए पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया गया है, अलग अलग देशों का पॉपुलेशन पिरामिड, केन्या का पिरामिड, ये देखिए इंडिया का पिरामिड, और उसके अलावा आप देखिए ये वाला जो है जापान का पॉपुलेशन पिरामिड दिखाया गया। इनको मैं समझाऊंगा कि क्या पॉपुलेशन पिरामिड का मतलब होता है। ओके, तो ये हम अगली बार पढ़ेंगे वीडियो नंबर 3rd में, और फिर ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा वीडियो 3rd के अकॉर्डिंग। ओके बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।